हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट टेस्ट डिस्कशन ऑफ विक्रांत एक्स। विक्रांत एक्स का पहला टेस्ट आप लोग दे चुके हैं और आई होप कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा रहा होगा। जितनी भी आंसर शीट्स मैंने अभी तक चेक करी हैं उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और एज फार एज दिस टेस्ट डिस्कशन इज कंसर्न्ड, इस टेस्ट डिस्कशन का जो मकसद है वो ये नहीं है कि मैं आपको सारे आंसर्स पढ़ाऊं, राइट? क्योंकि डिटेल्ड सिनॉप्सिस आपके सामने है और मैं वो सिनॉप्सिस लेके भी आया हूँ। आई विल नॉट बी रीडिंग आउट फ्रॉम द सिनॉप्सिस, बट आई वुड वांट टू हाईलाइट द फोकस ऑन एवरी सिंगल क्वेश्चन, दैट हाउ यू शुड हैव थॉट बिफोर राइटिंग एन आंसर। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इतना टाइम होता है क्या एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के इतना सोचने का? भाई टाइम निकालना ही पड़ेगा। सोचने में वक्त नहीं लगता है, सोचने में तो आप जितना अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे उतना ही अच्छी तरीके से उसकी सोचने की एबिलिटी बनेगी। तो try to interpret every question very nicely so that you don't deviate from the demand of the answer. अगर आप क्वेश्चन की डिमांड से ही डिविएट हो जाएंगे तो फिर आपके आंसर पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। और उससे प्रॉब्लम ये होगी कि यू विल फील दैट यू आर राइटिंग अ गुड आंसर, you will be investing your time in the exam in writing some words, but those words will not help you in getting score, in getting marks. So that's a very important point that you need to understand. So we'll start with our discussion. First test was a part test of GS1, which included your Indian history, ancient medieval art and culture, and Indian society. And the questions that we have taken, the way questions are crafted, we have kept in mind the syllabus very carefully. We have seen how UPSC has been framing the questions so that you can get these questions in your exam. Our main aim is to get a very good hit ratio and to make you feel comfortable. When you look at the previous year questions, you will feel that okay, I'm writing a similar kind of an answer. और आप देखेंगे कि यूपीएससी बार बार उन्हीं थीम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके, so we have taken the themes from something which is going on in current affairs, from previous year questions also, from that pattern as well, so that we can get a very good hit ratio. चलिए, let's move on to our first question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगेन आई विल नॉट बी रीडिंग आउट द सिनॉप्सिस, आई वुड लाइक टू हाईलाइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है साहब कि ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड अ कंज्यूमरिस्ट यूथ कल्चर दैट इज इरोडिंग ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज। डू यू अग्री? जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या कहा साहब? पहला कीवर्ड आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड अ कंज्यूमरिस्ट यूथ कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन एक कीवर्ड आ गया, दूसरा आ गया कंज्यूमरिस्ट यूथ कल्चर दैट यू नीड टू थिंक अबाउट, दैट इज इरोडिंग ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज का इरोजन हो रहा है क्योंकि कंज्यूमरिस्ट कल्चर आ गया है यूथ में। और वो क्यों आया है? वो आया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सो डू यू अग्री विद दिस? राइट, एंड यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स। When you are getting a 10 marker in 150 words, you cannot beat around the bush. You need to directly hit the question. So in this question, first of all, you need in one single line, in one statement, you need to explain what globalization is. ठीक है? ग्लोबलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री लिखने की आपको जरूरत नहीं है कि भाई इंडिया ओपन इट्स मार्केट इन 1991 फॉर अदर कंट्रीज फॉर ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, फिर उसमें बूम आया, फिर इंडिया ग्रो किया, उसका जीडीपी बढ़ गया। वो सारी चीजें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। You need to understand that words are very precious commodity here. Okay, globalization क्या है आपने एक लाइन में कहा, और आपने कहा कि after globalization, once we opened our country, we did get this consumerist youth culture. ठीक है, हम कंज्यूमरिस्ट यूथ कल्चर आया है। अब वो कितना आया है कितना नहीं आया वो हमको आगे बैलेंस करना पड़ेगा, बट हमको ये पता है कि हाँ कंज्यूमरिस्ट आइडियाज आए हैं। अब बिकॉज यहां पे पूछा गया है कि इट इज इरोडिंग ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, this also you need to understand that you need to mention the traditional Indian values. So you can say that consumerist youth culture has come, which somewhat has interfered. Somewhat. You cannot say that, okay, it has completely wiped out of all the traditional values, but it has somewhat compromised on our Indian traditional values. Now, what are those Indian traditional values? Now, think about it, because you need to back those values. Traditional Indian values like sustainable development. Do you think sustainable development was an Indian traditional value? Yes, we have been drawn towards the nature. If we talk about Sankhya, we talk about Prakriti and Purush. We talk about nature, the interrelationship between the nature
and Atma and the doer and the human. From there, we are talking about Sattvic or Tamasic or Raj. So the idea has already been there in our scriptures. So we talk about sustainable development. We talk about non-accumulation of wealth. ठीक है, अपना जो वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक नेचर है, जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज हैं, दे आस्क अस टू मूव अवे फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक कल्चर. वी आर मोर स्पिरिचुअल देन मटेरियलिस्टिक. सो थोड़ा सा मटेरियल से दूर जाएं. व्हाट एल्स इज देयर? जितने भी सिंस हैं वो अपने कल्चरल वैल्यूज में भी हैं. ठीक है, ग्लूटनी हो गया, बाकी चीजें हो गई, उसके लिए भी वी ट्राई टू कंट्रोल. तो इस तरीके से व्हेन यू आर राइटिंग द कल्चरल वैल्यूज, ठीक है, हार्मनी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें हमारी कल्चरल वैल्यूज में हैं ऑलरेडी इनहेरेंट. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीज वैल्यूज, अब यू टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द कंज्यूमरिस्ट कल्चर एंड से कि हाँ भाई, हाउ वी आर गोइंग रॉन्ग. फॉर एग्जांपल, if we talk about consumerist culture, we have got this use and throw type of culture now, that you'll purchase a new phone and then in 6 months, ठीक है, एक नया फोन आ जाएगा आपको जो कहेगा कि हा कमाल ही कर दिया है. यू हैव गॉट iPhone 18, then after 6 months iPhone 19 will come. वो कहेगा कि भाई क्या कमाल कर दिया है. वो भाई इस बार हमने मतलब बॉडी ही हटा दी उसकी, मटेरियल कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्क्रीन दे दी है, उसका कैमरा भी टेढ़ा कर दिया है, ज्यादा बढ़िया फोटो आएगा. Right? So what they are doing is they are ingraining this in your head, all these Veblen goods. कि यार, if you are having this phone, this is just, you are purchasing those things for your status symbol. You to show that, okay, I have got, earlier I had iPhone 18, now I have got iPhone 19. And you are upgrading yourself. What about that previous phone? Where will you throw that? So this is how we are generating a lot of waste. Earphone. We are using an earphone, एक earphone खराब हो गया, वायर खराब हो गया, सस्ता आता है, हार्डली 700-800 रुपीज का नॉर्मल ईयरफोन मिल जाता है. यू विल परचेज अ न्यू वन एंड यू, बिकॉज यू फील गिल्टी, यू विल नॉट थ्रो इट इन द डस्टबिन. देयर विल बी अ ड्रॉअर इन योर होम, इन योर हाउस, where you'll be keeping all these waste electronic material, पुराने phones, batteries, earphones, right? कि अच्छा नहीं लगता ना कि पॉलिथीन में, क्योंकि पढ़ तो लिया आपने पुराने ओल्ड सेल्स, बैटरीज, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि सर ने पढ़ाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कूड़े में नहीं फेंकना है. तो गिल्टी फील होता है कि अरे यार, पॉलिथीन में बांध के कूड़े में फेंक देंगे, तो ड्रॉर में. एंड यू वेट टिल अ न्यू टेनेंट कम्स, यू लीव दैट हाउस एंड देन वो ओनस लाइज ऑन द अदर पर्सन के, ओहो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये मुझे फेंकना है. राइट? सो दिस इज वन थिंग. व्हाट एल्स? इट हैज चेंज्ड आवर क्विजीन. फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल हेल्दी क्विजीन वी आर मूविंग टुवर्ड्स फास्ट फूड because of globalization. Pizza has become very common, burgers have become very common, we are moving towards pasta. So maida based dishes have increased, processed food has increased, and freshly cooked food in traditional ways with the traditional ingredients, with traditional spices, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. अब लोगों को जो है एलर्जी होने लगी है कि ओहो इतना स्पाइसी, ओहो ये, ओहो वो. एवरीथिंग विच वाज देयर, सी इट्स अ ग्लोबल थिंग. हर पूरी दुनिया में जहाँ पे जो क्विजीन होता है, जो ड्रेसिंग होती है, जो कल्चर होता है, जो फेस्टिवल होते हैं, वो वहाँ के ट्रेडिशंस के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी के हिसाब से होते हैं. सिमिलरली इन इंडिया ऑल्सो ऑल थिंग्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम आवर क्लाइमेट, फ्रॉम आवर लैंड, फ्रॉम आवर सॉइल, फ्रॉम आवर टोपोग्राफी. एंड इफ यू आर adopting new things suddenly, and if you are degrading those values, old values, then it is going to harm your body. राइट? आप कह सकते हैं कि वहाँ पे भी तो खाते हैं, यूरोप में भी तो खाते हैं, ठीक है, वो उनके क्लाइमेट को सूट करता है. आपके क्लाइमेट को उतना चीज़ नहीं सूट करेगा कि हर चीज़ पे मतलब हर एवरी फूड यू आर थ्रोइंग अ लॉट ऑफ चीज़ ओवर इट एंड देन ईटिंग. ठीक है, अब वहाँ पे लोग देसी घी खा रहे हैं, आपने देसी घी छोड़ दिया बिकॉज अ फैट वाज क्रिएटेड कि देसी घी, मोटे हो जाओगे, ये हो जाओगे. ठीक है, सो वी प्रेफर ईटिंग चीज एंड वी हैव लेफ्ट देसी घी. Similarly, as far as our festivals are concerned, the spirit of the festival is going. ठीक है, जिस स्पिरिट से हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, होली, दिवाली, whatever, that spirit is going away. अभी क्या हो गया, मटेरियलिस्टिक कल्चर में यू टेक योर चिल्ड्रन टू स्कूल, और स्कूल में जाके वहां पे सेलिब्रेट क्या हो रहा है, वहां पे हैलोवीन सेलिब्रेट हो रहा है. दे आर हैविंग अ हैलोवीन पार्टी. व्हाट इज दिस हैलोवीन? फ्रॉम वेयर हैज इट कम? हैलोवीन इज नॉट इवन अ क्रिश्चियन आपका फेस्टिवल. इट इज अ रीजनल फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑफ यूएस. वहां पे हैलोवीन करते हैं, यूरोप में भी नहीं है. बट क्योंकि उनको सेल करनी है चीजें,
मार्केट करना है, कंज्यूमरिस्ट कल्चर क्रिएट करना है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन फॉरेन, वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग फॉरेन फेस्टिवल्स, और अपने जो फेस्टिवल हैं उसका जो टेस्ट था, जो फ्लेवर था, इट इज सडनली इरोडिंग। ठीक है, पहले दिए जलते थे, मिट्टी के दिए जलते थे, अच्छा रहता था, जो लोकल कम्युनिटी है जो के दिए बना रहे हैं उनको फायदा होता था। अभी हम चाइनीज दिए यूज करने लगे, चाइनीज क्रैकर्स यूज करने लगे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे अलग अलग अपने कल्चरल वैल्यूज के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप कल्चरल वैल्यूज अलग से लिखें फिर हाउ दे आर डिग्रेडिंग वो अलग से लिखें, क्योंकि 150 मार्कर में इतना स्कोप है नहीं आपके पास। हाउएवर आप ये लिख सकते थे कि मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली इरोडेड, सो यू नीड टू बैलेंस दिस आंसर। ठीक है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वी हैव आल्सो गॉन टुवर्ड्स ग्लोकलाइजेशन। Globalization. What is globalization? Taking a global aspect and make it local. That is what is globalization. जैसे जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनना, राइट। तो हमने क्या किया कि एक चीज फॉरेनली उसको अपने कल्चर में ढाला, और फिर आपने उस चीज को जो है अडॉप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू मैकडोनल्ड्स, इन मैकडोनल्ड्स ओनली इन इंडिया यू गेट मैक आलू टिक्की बर्गर, you get mac veggie, you get mac eggy, all these things, all these एक तरीके से जो उनके deliverables हैं उन्होंने वो इंडिया के लिए ही बनाया है। You go to US or any other country for that matter, and if you are going to McDonald's, आप वहाँ पे अगर बर्गर मांगेंगे तो वहाँ पे कोई मैक वेजी मैक आलू टिक्की का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने क्या किया कि उस चीज को बुलाया, अडॉप्ट किया और अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया, तो वी हैव मेड इट लोकलाइज, दैट इज ग्लोकलाइजेशन। Chinese food which we eat in India is not Chinese at all. That's why it is called Indian Chinese, right? आप किसी चाइनीज को बुला के अगर यहाँ के नूडल्स खिला दें, वो इंसान पागल हो जाएगा। ठीक है, वो कहेगा ये कहाँ है, कौन से चाइना से लेके आए हो ये इतने सारे मसाले। ठीक, तो हमने मतलब पूरी तरीके से हम चेंज नहीं हुए, हम अपने हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं। एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ है जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर से आई, और उसका जिसका मैं एग्जांपल देख रहा था, वो इसमें आंसर में नहीं लिखी है। पत्तल याद है आपको? पत्तल, पत्तल होता था पत्ते की प्लेट, ठीक है, और पत्ते का छोटा सा बोल जिसको पत्तल कहते थे। और जिंदगी भर से मतलब बहुत बचपन से देख रहे हैं कि गांव गांव में पत्तल बनता था, उसी के अंदर चाट खिलाई जाती थी, उसी के अंदर कबाब खिलाया जाता था, उसी के अंदर खाना लोग बैठ के खाते थे। वो लीव्स का बनता था। नाउ इट वाज वेरी सस्टेनेबल। फिर आया प्लास्टिक, पत्तल वाज थ्रोन आउट, कि अब तो प्लास्टिक की प्लेट्स आ गई है, यूज एंड थ्रो, पत्तल वाज थ्रोन आउट। और अभी नॉर्वे की एक कंपनी ने निकाला कि ओहो यूनिक आइडिया, दे आर मेकिंग प्लेट्स ऑफ आउट ऑफ लीव्स। व्हाट अ नोवेल आइडिया। भाई हम हमेशा से वो करते आ रहे हैं, सदियों से, हजारों साल से पत्तल में खाना खा रहे हैं हम लोग। तो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू हाईलाइट कि नहीं यार, ये मतलब कंज्यूमरिज्म की वजह से चेंज हुए थे, बट वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स नाउ अगेन। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। 150 वर्ड्स में आपको लिखना था, ट्रेडिशनल वैल्यू और कंज्यूमरिस्ट यूथ कल्चर को आपको रिलेट करना था। यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम नॉट रीडिंग ऑल द पॉइंट्स बिकॉज यू ऑलरेडी हैव गॉट द सिनॉप्सिस, तो जब आप सिनॉप्सिस देखेंगे तो आप वो सारी चीजें पढ़ ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज नॉट मियरली अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल but a societal necessity. Secularism in India is not merely a constitutional principle but a societal necessity. Indian society का question है, not merely a constitutional principle. अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, because the term constitution was given, people have started their answer by saying that the term secularism was added in the constitution by 42nd amendment in the preamble. भाई उसकी जरूरत नहीं है। Even when the term was not there in the constitution, our constitution was secular. Fundamental rights were already there, religious rights were already there, right? So just by mentioning the term secular in our constitution, कोई बहुत बड़ी चीज उखाड़ नहीं ली हमने। It was already there, the idea was already there. The constitution makers, the freedom fighters, they were secular. They had always been. Their idea of India was very different, right? If you talk about Bhagat Singh, HSRA is seen with such a high regard because the leaders in HSRA, Hindustan Socialist Revolutionist Army,
which was led by Bhagat Singh, उनके पास vision था that once we'll get freedom, how to run the country. And in that vision, secular and socialist was there. He was a hardcore Marxist, Bhagat Singh, right? Hardcore communist. So they had a vision. Indian National Congress had a vision. The political parties which were fighting for the freedom, they had a vision on how to run the country, and they were secular. So the idea of secularism is very old. Now, what exactly is secular? So instead of saying that, okay, secularism was added in the Constitution by 42nd Amendment, you could have just defined what secular means. Secular means that there shouldn't be any political interference in the religious affairs. People are free to profess their religion. They have the right of conscience. If they want to change their religion, they are free to do that. If they want to adopt new ideas, they are free to do that. But our idea of secularism is slightly different from Europe, from the West. वहाँ पे क्या होता है कि रिलीजन सेपरेट अफेयर है, गवर्नमेंट सेपरेट अफेयर है, पॉलिटिकल सेपरेट अफेयर, एंड इट डज नॉट इंटरफेयर एट ऑल. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में क्या है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज दिखेगी जो सोशली गलत है, तो फिर गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर. फॉर एग्जाम्पल, अमंग्स द नागाज देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेड हंटिंग. उनका कल्चरल ट्रेट था. हेड हंटिंग मतलब कि आप जब जवान हो रहे हैं, in order to prove that you have matured, you have to go to the other tribe and you have to kill a person, get the head of the person. Only then you will prove to your tribe that okay, you have grown. अब ये थोड़ा सा इनह्यूमन था कि भाई अब वो सारी चीजें नहीं है. अब आपको जाके किसी का सर काट के लाने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि नहीं, वो होमोसाइड है. यू कैन नॉट जस्ट गो टू अ विलेज, किल समबडी टू प्रूव दैट ओके यू आर जवान नाउ. ओके, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने selectively interfere किया in the religious affairs. But idea of secularism is needed in India. Why? Because of India's diversity. इतनी ज्यादा इंडिया में डाइवर्सिटी है, इतने ज्यादा टाइप ऑफ रिलीजन्स हैं, जिसकी वजह से रिलीजियस फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट. Most of the students, when they have written an answer on secularism, they have used the term minorities, and in minorities they have talked only about Muslims. Okay, but if we talk about minority, we have got linguistic minority also, religious minority also, and when we are talking about secularism, you need to look at all the minorities. ठीक है, आप मुस्लिम्स की भी बात करेंगे, सिखों की भी बात करेंगे, पारसी की भी बात करेंगे, यहूदी की भी बात करेंगे, we will have to talk about Christians की भी बात करेंगे, बहुत सारी हैं. Then we have tribals who follow animism, totemism, right? Even amongst Hindus, there are different beliefs. There are different gods. So, different families amongst the Hindus, they have different faiths. They might be having one religion, but they have different faiths, right? Some people, they are pro-Bali, they are non-vegetarian. Some people, they are vegetarian, they are anti-Bali, right? तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन इज लुकिंग एट ऑल द पीपल विद द सेम आई. ठीक है, सबको जो है एक जैसा देख रहा है कि आंध्रा के ब्राह्मण वो बलि दे रहे हैं, लेकिन बनारस के ब्राह्मण बलि नहीं दे रहे हैं. दोनों चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि नहीं, बराबर है हमारे लिए. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो. तो वो राइट टू कॉन्शियस गई. तो कल्चरली इतने ज्यादा डिफरेंट हैं लोग. कल्चरली उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो इतनी डिफरेंट हो सकती है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी रिलीजियस चॉइसेस, कि अगर हमको इस डाइवर्सिटी को साथ लेके चलना है, दैट डाइवर्सिटी कैन गो टुगेदर ओनली विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज सेक्युलरिज्म. राइट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म डज नॉट से दैट यू डिमीन योर रिलीजन और कहो कि हाँ सामने वाले का बढ़िया. नहीं, मेरा रिलीजन अच्छा है, सामने वाले का भी अच्छा है. मेरा आइडिया अलग हो सकता है, वो मैं मानता हूँ, सामने वाले का आइडिया अलग हो सकता है, वो मान रहा है. ठीक है, बट इट्स फाइन. So the idea of secularism, once again, it is ingrained in Indian history, in Indian culture. ठीक है, we often show that okay, kings on religious lines वो portray करते हैं, but वैसा नहीं था बहुत ज़्यादा. ठीक है, आप किसी भी किंग में देखें तो जो प्रजा है या उनकी आर्मी है, उसमें हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, बहुत सारे लोग थे, सारे ही रिलीजन के लोग थे. ठीक है, और कोई ख़राब राजा था तो वो ख़राब था, कोई अच्छा राजा था तो वो अच्छा था, बट लोग हमेशा साथ में रहते थे. और इफ यू आर हर्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, whoever is hurting the diversity and idea of India, the idea of India is very important. The idea of India
is ingrained in the idea of secularism. If any king is hurting the idea of India, तो फिर वो बहुत देर तक सर्वाइव नहीं किया इंडिया में, वो डायनेस्टी बहुत देर तक इंडिया में सर्वाइव नहीं करी, ठीक है. द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग डिफरेंस इन दैट कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया, ठीक है साहब. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल नहीं है बट सोसाइटल नेसेसिटी है, ठीक है. तो एग्जामिन द चैलेंजेस टू सेक्युलरिज्म इन द रीसेंट टाइम्स. रीसेंट टाइम्स में सेक्युलरिज्म को क्या चैलेंजेस आए हैं, सबको पता है क्या चैलेंजेस आए हैं, ठीक है. एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स आ गए हैं वो गाली देना शौक समझते हैं अपना, ठीक है, जो उस फैब्रिक को जो है चेंज कर रहा है. पॉलिटिकली लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्टॉन्च हो गए हैं ऑन क्लास, ऑन कास्ट लाइन्स, रिलीजियस लाइन्स, ठीक है. वहाँ पे हेट स्पीचेस हैव बिकम वेरी कॉमन. हेट स्पीचेस की वजह से हेट्रेड आपको दिख रही है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे हैं. देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑन लिंचिंग. Lynching has been there on the name of religion. Lynching has been there on the name of caste. Lynching has been there on the name of your food choices. That is a harm to secularism of India, right? India ka fabric, people, because of social media, if you move out of social media, you will see that things are quite peaceful. The moment you go on social media, you will find people fighting on very trivial things. People making jokes. राइट नाउ कॉमेडियंस, उन्होंने तो कोई जोक कह दिया तो पीपल गेट ऑफेंडेड वेरी इजीली, राइट. तो ये कल्चर ऑफ ऑफेंस जो बन गया है बहुत ज़्यादा, एंड गवर्नमेंट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट, ठीक है, फ्यूलिंग इट, एनी गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, ठीक है. ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज आर इन इट टुगेदर टू गेट द क्लेम. तो ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की वजह से सेकुलरिज्म को, इंडिया के सेकुलरिज्म को बहुत हार्म हुआ है. बिकॉज नाउ पीपल आर थिंकिंग इन सिलोज. पीपल, the political class is thinking about the vote bank, और वोट बैंक की वजह से वो कास्ट पे डिवाइड करो, रिलीजन पे डिवाइड करो, वो सारी चीजें चल रही हैं. और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं. कोई रिलीजन पे डिवाइड कर रहा है तो कोई कास्ट पे डिवाइड कर रहा है, तो कोई रीजन पे डिवाइड कर रहा है तो कोई लैंग्वेज पे डिवाइड कर रहा है. क्योंकि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द बेनिफिट्स, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट परसेंटेज कि यार इतना परसेंट तो मेरा बन जाएगा ना, इतना परसेंट तो मेरा वोट बैंक आ जाएगा ना. सो because you had to highlight the challenges in this answer 10 marker, आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें लिखना था, क्योंकि the case statement says it is a societal necessity. तो in 50 words we have shown how it is a societal necessity because of the diversity of India. So many religions are coexisting in India. Their faiths and beliefs are different, and if we want to have the idea of united India, secularism is very important for it, right? For the growth of India, for the progress of India. तभी हम लोग एक साथ जो है बढ़ के आगे चल सकते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड की ओर. बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस टू दिस आइडिया विच वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स, एंड देन यू विल हैव टू जॉट डाउन दोस चैलेंजेस. ठीक है भाइयों, चलिए. तो प्रेटी सिंपल क्वेश्चन. मुद्दा यही है कि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, इसमें आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म पे ज्यादा हमको ध्यान देना है. ऑल द पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. Discuss the challenges and opportunities posed by India's demographic dividend in the context of slowing job market and automation. अब देखो, slowing job market और automation के हिसाब से हमको challenges और opportunities देखनी है. इंडिया के demographic dividend की very straightforward question. Demographic dividend, अब देखो, population, problems of population is given explicitly in your syllabus. So one type of problem is going to be asked to you, चाहे वो बच्चों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एल्डरली प्रॉब्लम हो, जेरियाट्रिक्स की प्रॉब्लम हो, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इज डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रॉब्लम. बैक टू बैक दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. ओके, सो यू नीड टू डिफाइन व्हाट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? वर्किंग पॉपुलेशन. ठीक है, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, आपका जो यूथ है, विच कैन वर्क फॉर द कंट्री एंड जनरेट सम वेल्थ, जनरेट प्रोग्रेस, दैट इज व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. अब डेमोग्राफिक डिविडेंड हम देखें भाई, अगर एवरेज एज हम लोग इंडिया की देखें तो अभी 28 ईयर्स है. इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज एज. ठीक है, तो वी हैव गॉट द पावर ऑफ यूथ, एंड द पावर ऑफ यूथ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कंट्री, क्योंकि एनर्जी है. सो यू हैव अ वेरी गुड वर्क फोर्स, एंड विद दैट वर्क फोर्स यू कैन बिल्ड अ नेशन. बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस. ठीक है,
अब चैलेंजेस पहले लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज लिखेंगे? जस्ट बिकॉज चैलेंजेस पहले दिया है तो ये नहीं कि आप चैलेंजेस से स्टार्ट कर दें। राइट अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चीजें चल रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, यूथ है अपने पास, एनर्जी है, वी कैन सप्लाई वर्क फोर्स टू द एंटायर वर्ल्ड, वी कैन अर्न फॉरेक्स फ्रॉम इट। Okay, there are the India is a developing country, we need workforce in all the sectors, in service sector, manufacturing sector, we are talking about make in India, right? We are talking about startup India, we are promoting new entrepreneurs, and with new entrepreneurs more businesses will be created and every single business will require the workforce. कहाँ से आएगी ये workforce? है हमारे पास, okay? ये सारी चीजें। However, despite having this large demographic dividend and opportunities, there are several challenges. वहां पे कुछ challenges हैं। क्या challenges हैं? कि साहब हमारी जो education है वो हमारे industrial sector के साथ match नहीं खा रही है। The demand which is generated in the industry, the demand which is generated out in the market is not being met by our education system. बच्चे कॉलेज से निकल रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं आता। एक इंजीनियर कॉलेज से निकल रहा है 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद, ठीक है, तो एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस जहाँ पे वो आप एक्चुअली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी कोर ब्रांच के बच्चे को अगर आप लें तो आपको 6 महीने उसको ट्रेन करना पड़ता है, वेदर इट इज अ मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और अ सिविल इंजीनियर, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग इन कॉलेजेस इज वेरी आउटडेटेड, व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट इज एब्सोल्युटली चेंज। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, राइट? ऑटोमेशन आ गया है सब में। बच्चे आज भी जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बढ़िया, उसमें ड्राफ्टर लेके चल रहे हैं। अभी कैड आ गया है, बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है, तो उनको इतनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है। तो वंस दे जॉइन द मार्केट दे हैव टू वर्क, दे हैव टू ट्रेन, तो वो उतना ट्रेनिंग में कंपनीज को खर्चा करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई कंपनीज आर आस्किंग फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल। एक्सपीरियंस कैसे आएगा यार? कहीं से तो यू विल हैव टू स्टार्ट, कहीं से तो यू विल गेन दैट एक्सपीरियंस सो दैट यू कैन गो समवेयर एल्स। ओके, आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर और 5 ईयर। वो पहले साल का एक्सपीरियंस कौन देगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड की प्रॉब्लम है, राइट? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्निक्स, द एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट बीन एबल टू कीप पेस विद इट। ओके, तो चैलेंजेस हमको यहाँ पे क्योंकि ऑटोमेशन दिया है और स्लोइंग डाउन जॉब मार्केट दिया है, तो उसके चैलेंजेस हमको लिखने हैं। पीपल आर नॉट हैविंग कैपिटल, इतना पैसा नहीं है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, इतना पैसा नहीं है कि एकदम से एंटरप्रेन्योर बन जाए। उसके लिए भी जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कह सकते हैं कि अरे पकौड़े भी तो तल सकता है। हर कोई डिग्री लेने के बाद पकौड़े नहीं तलना चाहेगा ना यार। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड किस बात का, अगर सारे ही लोग पकौड़े तलेंगे तो, ठीक। तो जितने एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए थी जिस तरीके से, वी आर नॉट इवन ट्रेनिंग आवर यूथ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। ओके, अब यहाँ पे हमको छोड़ना नहीं है आंसर, चैलेंजेस आप बता देंगे। चैलेंजेस बहुत सारे यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं हमने सिनॉप्सिस में। चैलेंजेस बताने के बाद यू नीड टू फिनिश योर आंसर ऑन अ पॉजिटिव नोट, दैट इफ these changes are taken, if these measures are taken 1 2 3, ठीक है, कि एजुकेशन सेक्टर बढ़ा दें, इंडस्ट्री के साथ कॉलेजेस टाई अप करें, इंडस्ट्री की नीड को देख के उनकी ट्रेनिंग हो, राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल उनको स्किल्स सिखाए जाएं, उनको जो है अप्रेंटिसशिप सिखाई जाए, जो आपके बेसिक जैसे ITI में जाते हैं बच्चे, ठीक है, कुछ स्किल सीखने के लिए, तो अगर स्किल्स सिखाए जाएं बचपन से ही तो फिर वो जॉब ओरिएंटेड हो सकेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, ठीक। और बहुत सारे बच्चों के जिनके मैंने आंसर्स देखे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट हाई पेइंग जॉब। भाई जस्ट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दैट डज नॉट मीन दैट द एंटायर वर्ल्ड इज डूइंग दैट। कुछ लोगों का ड्रीम ही होता है कि दिन का थोड़ा सा खाना मिल जाए उनको 2 वक्त का। उनका एम ये नहीं होता है कि उनको किसी कंपनी का CEO ही बनना है। So you also need to understand with the slowing job market, when we are talking about creation of jobs, when we are talking about giving livelihood, when we are talking about using this demographic dividend, you can start from very basic jobs. सारी जॉब में लोगों की जरूरत है ना यार। तो इतना लॉफ्टी आइडियाज आप लिखेंगे तो जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसको कहेगा कि यार ही इज नॉट अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। हमको सारे ही जॉब में लोग चाहिए, हमको क्लीनर्स भी चाहिए, स्वीपर्स भी चाहिए, हमको जो है रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग भी चाहिए, हमको ट्रेन चलाने वाले लोग भी चाहिए, ठीक है, हमको टेक्नीशियंस भी चाहिए, हमको हर लेवल के लोग चाहिए। तो उसमें क्या है, हमको स्टार्टिंग से अगर अप्रेंटिसशिप हो जाए या स्किल दिए जाएं बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के, तो स्कूल लेवल से ही, तो वहाँ पे जो है
वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक बर्डन नहीं बनेगा, ये आप लिख सकते हैं। और अगर वो स्किल नहीं दिए गए तो आगे जाके यही डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक बर्डन बन सकता है, जिसकी वजह से फिर वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में चले जाएंगे। भाई एनर्जी है इतनी सारी, कहीं तो निकलेगी। ओके, सो आई होप दैट दिस आइडिया इज क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन in political leadership impedes inclusive governance. Underrepresentation. Evaluate the role of women organizations in addressing this gap. Evaluate the role of women organizations in addressing this gap. Very few people have written a good answer for this, because most of the answers that I have seen, they are on the empowerment of women. ठीक है कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों है, उस पे लिखा है कि वाई वुमेन आर रिक्वायर्ड इन पॉलिटिकल लीडरशिप फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस। भाई ये सिर्फ 3-4 पॉइंट चाहिए थे स्टार्टिंग में, बिकॉज दैट्स योर केस स्टेटमेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस इन एड्रेसिंग दिस इशू। सो यू हैड टू मेंशन सम वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ दे हैव वर्कड, हाउ दे हैव बीन एबल टू एंश्योर के साहब आगे जाके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े। अब तो पार्लियामेंट में भी जो है 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई है, बिल पास हो गया, वो जब भी होगा तब देखा जाएगा, बट बात तो हो गई है। इन योर लोकल गवर्नमेंट, आपके जो है पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपलिटीज, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन इज ऑलरेडी देयर। वो कौन लेके आया? ठीक है, हाउ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लेवल, फ्रॉम गांव और मोहल्ला, women are being pushed, women are being encouraged to become part of our political system, to create that inclusiveness, how their voice has to be heard. That's what you had to write here, including the women organizations. ठीक है भाई, तो बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है ये, इसमें नहीं उलझना है आपको कि women representation की जरूरत क्या है, because most of the students 70-80 words they have written on the role of women for inclusive governance. Why women are required for inclusive governance, जबकि आपको रोल इवेल्युएट करना था women organizations का। ओके, चलिए साहब, ऑर्गेनाइजेशन का कैंपेन अगेंस्ट वायलेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर दलित एंड ट्राइबल वुमेन, लीगल एड सर्विसेज, प्रमोटिंग वुमेन नेटवर्क्स। यहाँ पे बहुत सारे जो है रोल हमने दिए हैं, तो ये सारे रोल देख लीजिएगा। ठीक है, हाउ वाज 19th century's Indian Renaissance linked to emergence of national identity? Examine 19th century's Indian Renaissance linked to emergence of national identity. What is known as Indian Renaissance? Renaissance का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यूरोप से आया। आफ्टर द डार्क एजेस, देन देयर वाज समथिंग न्यू स्टार्टेड। ठीक है, एक तरीके से वो रेवोल्यूशन था, एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था, विच इज कॉल्ड रेनेसां, अ न्यू एज। ठीक है, तो इंडिया में जो 19th century मतलब 1800s, ये जो 1800s में जो रेनेसां आया, उसने नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनाई? देखिए, इससे पहले इंडिया, द आइडिया ऑफ इंडिया वाज नॉट देयर। ठीक है, लोग ऐसे बुरा मान जाते हैं, लेकिन उससे पहले किंगडम्स थे, रजवाड़े थे, राजा थे, हु वर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्फ। तो वहां पे ऐसा नहीं था कि भाई हम इंडिया के रहने वाले हैं या हम एक टाइप के लोग हैं। पीपल वर डिफरेंट, आर्मीज वर फाइटिंग फॉर देयर राजास, चाहे वो कितना ही मोहल्ला छाप राजा हो, छोटा छोटा, दे ऑल हैड आर्मीज एंड दे वर फाइटिंग। देन केम द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के आने के बाद लोगों में कुछ चेतना आई। ठीक है, इवन दो दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस, but they opened the doors for Indians to go to Europe, and वहाँ पे they got to know about new ideas, the idea of democracy, liberty, जो भी वहाँ पे चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उनसे जो आइडियाज परकुलेट करके आए, वहाँ पे लोगों को पता चला कि ओहो, लोगों के पास तो राइट भी होते हैं, होना भी चाहिए, राजा हमेशा सही नहीं होता है, भगवान का अवतार राजा नहीं है, we the people are more important, the idea of human should be centric. So this Renaissance, when started in India from the 18th century, we started talking about two things. We started talking about the social evils, and we started talking about our political rights. Social evils की जब हमने बात करी, ठीक है, people like Raja Ram Mohan Rai, who became the father of Indian Renaissance, modern India, and people like आपके the Tagores and the Naurojis and the Dadabhai Naurojis and the Mukhajis. ठीक है, बंगाल में रेनेसां आई, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट से पहली बार बनाई थी।
वहां पे ज्यादा लोग एक्सपोज हुए, वहां पे दे स्टार्टेड गेटिंग दीज न्यू आइडियाज. And after that, they saw that okay, the social evils which are present in Bengal, they are present in different states of India, which were not the states at that point of time. They were different kingdoms, but we were part of the same cultural identity. Everybody, Hindus and Muslims, culturally we were all same. वही सारी चीजें कर रहे थे. अगर हिंदूज में कास्ट सिस्टम था तो मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम था. तो कोई मुस्लिम कहता है कि नहीं नहीं, इस्लाम में तो कास्ट सिस्टम होता नहीं है. इस्लाम में नहीं होता है, बट मुसलमानों में है. दोनों में बहुत डिफरेंस है कि हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग द आइडियोलॉजी. ठीक है, तो इंडिया में कल्चरली पीपल वर सेम. तो वहां पे क्या हुआ कि व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग एट दीज प्रॉब्लम्स, हमने देखा कि यार अक्रॉस इंडिया प्रॉब्लम्स आर सेम. कंडीशन ऑफ दलित, कंडीशन ऑफ वुमेन, पीपल स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट and they started coming together. The like-minded people, they started coming together. Then we found a common enemy from the idea of economic drain, the drain of wealth. And when we looked at the drain of wealth, we saw कि बाहर से एक company आई and suddenly, for the first time in the history of the world, a company became a ruler over a country. एक company एक country के ऊपर राज कर रही है, right? That was not seen before. एंड द कंपनी विच इज रूलिंग ओवर अ कंट्री, वो क्या कर रही है, वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रही है. तो चाहे यू हैव गॉट परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और महलवारी सिस्टम और रेवतवारी सिस्टम, everywhere the condition of peasants is bad, everywhere they are interfering into the tribal areas, they are taking away the rights of the tribals, they are exploiting the tribals, right? So we started seeing a common enemy, and when we started seeing the common enemy, right, the class consciousness increased कि यार हम एक ही हैं, right? And that idea of the class consciousness, that idea that we are all the same, we are culturally same, even though we speak different languages, even though we eat different food, we wear different clothes, despite that there are things which are joining us. One is common enemy, economic exploitation, social evils. ये सारी चीजों ने क्या किया, ये जब नई चेतना आई, the new renaissance which was there, the modern ideas when they percolated in India, they gave India a new identity, a national identity, that okay, we all are a part of the same thing. And after that, British, they were not doing anything for us, they were doing things to benefit themselves, but despite that, they ended up helping us in creating this national identity. So we got technology, we got telegram, we got communication lines, we got railway system. And once railways started connecting us, that also happened in the 19th century, in the 1800s. After the networking of railway, once we started meeting other people, once we started getting connected to other people, so we started getting this national identity, the idea of one India, the idea that we are the same people. Okay, so that's what you had to write in this answer. So you had to define the Indian Renaissance, socio-cultural context under the colonial rule, because colonial rule started in the 18th century. We are talking about the 19th century. Okay, 1700 से स्टार्ट हो गया था, 1800s में वो अपनी पीक पे पहुंचा. ठीक है, आपका रिवोल्ट हुए, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, सारी चीजें हुई, वो इस वक्त हुआ. And then by the end of the 19th century, we saw that many political parties emerged, which started creating this political consciousness, which culminated into the formation of Indian National Congress in 1885. ठीक है, तो ये पूरी जर्नी आपको लिखनी थी with examples till one common platform which united the leaders from across India, which was Indian National Congress. ठीक है साहब, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन था क्योंकि एग्जाम में एकदम से वो सारे आइडियाज नहीं आते हैं, बट व्हेन यू लुक एट अ टाइम फ्रेम, कि आपने एक टाइम फ्रेम मिल गया आपको 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी मतलब 1800s, तो सोचो स्टार्टिंग से कि क्या हुआ था स्टार्टिंग से 1800s में जब हम एंटर कर रहे थे तो क्या हुआ था. ठीक है, और वहां से फिर आप देखिए कैसे कैसे आइडियाज आए, कैसे थिंकर्स आए, फिर 1857 का रिवोल्ट भी हो गया, वो सारी चीजें. ठीक, throw light on the significance of the thought of Dr. B.R. Ambedkar in present times. In the present times बहुत इंपॉर्टेंट है. एक पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन आपको हमेशा आता है, तो देर आर सर्टेन पर्सनैलिटी विच आर स्टिल वेरी रेलिवेंट. the ideas of Raja Ram Mohan Rai, the ideas of Mahatma Gandhi, the ideas of Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, ये जितने भी अपने प्रोमिनेंट लीडर्स थे,
जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया लोगों के एमेंसिपेशन के लिए, विमेन के एमेंसिपेशन के लिए, दलित्स के एमेंसिपेशन के लिए, ठीक है, जनरल फ्रीडम स्ट्रगल में, हु क्रिएटेड आवर पॉलिटिकल थॉट, उनके ऊपर ऐसा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का सवाल आ सकता है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि व्हाट इफ आईएनए, आई थिंक आईएनए वन, if INA had won the battle and if सुभाष चंद्र बोस became the first prime minister of India, तो इंडिया कैसा होता। तो वो देखना चाहता है, यूपीएससी देखना चाहता है कि किसी लीडर की आइडियोलॉजी को हाउ क्लोजली यू हैव स्टडीड दैट लीडर, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज राइट नाउ, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग दैट नॉलेज फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो फेक नॉलेज आ रही है उससे लोगों को सीखते हैं लोग आजकल, और वही चीज़ लिख देते हैं एग्जाम में। बट एग्जामिनर, वहाँ एग्जामिनर तो है नहीं उस यूनिवर्सिटी का, एग्जामिनर ने पढ़ी अच्छी किताबें, तो वो आपको जज करता है कि क्या आपको उस इंसान के बारे में सही में पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लिख दी थी डॉक्टर अम्बेडकर की, ठीक, एग्जामिनिंग डॉक्टर अम्बेडकर मल्टीफेसेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस। डॉक्टर अम्बेडकर को हम ऐसा तो देखते ही हैं कि साहब दलितों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, शेड्यूल्ड कास्ट को के अपलिफ्टमेंट के लिए, बट डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अ मच बिगर पर्सनैलिटी देन दिस, ठीक है, सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया उन्होंने, ठीक है, वही वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भाई। तो उन्होंने जो जिस तरीके की बातें करी, जो सोशल चेंज वो लाना चाहते थे, जिस तरीके का पॉलिटिकल चेंज वो लाना चाहते थे, तो वी हैड टू टॉक अबाउट हिज विजन इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। लंदन में जाके लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ जाना, वो बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है। तो ही वॉज अ हाईली एजुकेटेड, वेरी वेल रेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और उनकी टक्कर की पर्सनैलिटी हो पाना वो बहुत मुश्किल था। वी वर ब्लेस्ड टू हैव एन अम्बेडकर इन इंडिया। So if he was present right now, he would have made changes in the political scenario, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, सोशल जस्टिस खास तौर पे, उसके बारे में आपको लिखना था यहाँ पे। तो जो डिटेल्स हैं अगेन वो आपको मिल जाएंगी समरी में बहुत अच्छे से, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कास्ट एनिलिएशन, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, लेबर राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक इक्विटी, रिलीजियस फ्रीडम, माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स। देखो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन द एग्जाम, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन ओनली अबाउट द राइट्स ऑफ दलित्स, ठीक है, उसके बहुत बियॉन्ड है ये आंसर। So even if you are writing 6-7 points in this answer, that will be sufficient enough, good enough for you to get very good score. And we are giving you this detailed synopsis not because it is a model answer. This also you need to understand. This is not a model answer because you cannot write everything. This is a synopsis so that you can ransack this. आप यहाँ से, ठीक है, इससे सामान लीजिए, इससे content लीजिए. We will be giving you more data and case studies from next time, from the next synopsis, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम और प्रेजेंटेबल और माइंड मैप फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, विच इज़ ईजी टू रिमेंबर, क्योंकि आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा डेटा आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये पूरा के पूरा नहीं लिखना है, लेकिन पिक सम पॉइंट्स, उसको लिख लीजिए एंड कीप रिवाइजिंग सो दैट इफ द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम यू आर एबल टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Defying the barriers of age, gender and religion, the Indian women became the torch bearers during the struggle for freedom in India. Discuss critically. Discuss critically. ठीक है? Defying the barrier of age, gender and religion, the Indian women became the torch bearers during the struggle for freedom in India. अब ये जो हम struggle for freedom in India लिख रहे हैं, what people have done is they have given examples of 1 or 2 women, ठीक है, famous women, और वहीं छोड़ दिया उन्होंने। Many of the students, they have started their freedom struggle from Indian National Congress. They have written about Sarojini Naidu and then they switched back to Rani Lakshmibai. You need to understand that when we are talking about freedom struggle was multifaceted. अलग अलग तरीके से freedom struggle चल रहा था इंडिया में। तो what you had to do is you had to go in history question, try to go by chronological order.
तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो यू कुड हैव स्टार्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857. Contribution of women in 1857 was very important. Apart from the leaders, तो लीडर में तो आपने रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल, हजरत महल, उनके बारे में लिख दिया. बट आपको लिखना चाहिए था कि जो मास मूवमेंट जो क्रिएट किया था, जो मैसेजेस पहुंचाए थे, वो women ने पहुंचाए थे. The symbol of revolt of 1857 was roti and lotus. पता नहीं कितने लोगों को पता है लोटस और रोटी जो खाते हैं. तो विमेन जो है वो रोटियां बनाती थी और उसके अंदर मैसेजेस होते थे और वो रोटियां डिस्ट्रीब्यूट करी जाती थी आगे जाके. तो वो रोल भी विमेन का था मैसेज पहुंचाने में. 1857 से विमेन हैव बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि यार पॉलिटिकल क्लाउड जो नया मॉडर्न पॉलिटिक्स बनी थी उसमें बिकॉज विमेन वर नॉट एजुकेटेड, दे वर नॉट वेस्टर्न एजुकेटेड, तो कम हुआ. बट देन दे स्टार्टेड प्लेइंग अ रोल इन पॉलिटिक्स. ठीक है. एंड दे वर काउंटर पार्ट टू देयर हस्बैंड्स ऑल्सो. हमने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर सकते हैं हम. एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग. इसी के साथ जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ, with revolutionaries also women were there, so you had to write about some women revolutionaries. ठीक है. उषा मेहता बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम आपको लिखना चाहिए था. अपार्ट फ्रॉम रेवोल्यूशनरीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट INA, इंडियन नेशनल आर्मी, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ भी इन INA देयर वाज अ वुमेन बटालियन लेड बाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल. रानी झांसी बटालियन. ठीक. तो ये जो आपका आंसर होगा when you are talking about, अच्छा यही नहीं, when you are talking about national movement या freedom struggle, then in freedom struggle you must think about all these aspects. Don't restrict your freedom struggle only to Gandhian movement. Gandhian movement was a very important part of Indian freedom struggle because it changed a class struggle into mass struggle. So that credit has to be given to Mahatma Gandhi. But he was not the only one working for it. That also you need to understand. Despite the fact that he was a big name, there were other people with the same goal. Their roots probably might have been different, but they were working for the same goal. So all those things you had to keep in account. चलिए साहब, तो इसमें you had just had to write the examples and show that at every stage women were part of the Indian freedom struggle. They were the torch bearers. Do you agree that Krishnadevaraya was not only an accomplished scholar himself, but also offered great patronage to learning and literature? Krishnadevaraya से, विजयनगर एम्पायर से, there is a very high probability that you'll get a question. 3-4 एम्पायर हैं साउथ इंडियन एम्पायर, वहाँ से घूम घूम के जो है बहुत सारे सवाल आते हैं. विजयनगर एम्पायर इज वन, पल्लवास, पांड्यास, चोलास. ठीक है. सेंट्रल इंडिया की बात करें तो राष्ट्रकूटास, वहाँ से सवाल आ जाता है. तो घूम फिर के कृष्णदेवराया से तो सवाल इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, आएगा तो है ही. चोलास पे देयर वाज ऑलरेडी वन क्वेश्चन, पल्लवास पे देयर वाज ऑलरेडी वन क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स. तो साहब बच गया आपका विजयनगर एम्पायर. सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर इन द मेंस. चलिए साहब, अगर इसकी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट लर्निंग एंड लिटरेचर, patronage to learning and literature. Examine. Now many of the students, because they did not have the details about Krishnadevaraya and they only knew कि हाँ कृष्णदेवराया जो हैं वो साहब विजयनगर एम्पायर के किंग थे, बहुत बड़े किंग थे. They have written about everything. Most of the students have written about temple architecture, जो पूछा भी नहीं है. ठीक है. तो वो सारी चीजें अगर आप लिख के आएंगे तो उसका आपको मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे कि वहाँ पे कौन सी बैटल उन्होंने करी, कितने टेम्पल उन्होंने बनाए, अपनी वाइफ के साथ लाइफ साइज स्टैचूज उन्होंने कर दी, कल्याण मंडप उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, गोपुरम का साइज इंक्रीज कर दिया. कोई मतलब नहीं है इन सारी बातों का. ठीक है साहब. तो लिटरेरी ब्रिलियंस और कल्चरल पैट्रनेज के बारे में जो है आपको लिखना था. गोल्डन एज ऑफ विजयनगरा एम्पायर इसको कहते हैं. अगेन वेरी फैक्चुअल. ठीक है. So you had to write about the books which were written by Krishnadevaraya and then you had to write about अष्टदिग्गजास के भाई अष्टदिग्गजास थे जिनको पैट्रोनेज देते थे. और तेलुगु में और संस्कृत में काफ़ी लिटरेचर जो है यहाँ पे लिखा गया. तेलुगु के पैटर्न थे कृष्णदेवराया,
चलिए साहब, देन कन्नड़ा पोइट्स को भी जो है काफ़ी, क्योंकि सेम रीजन आता है विजयनगर एम्पायर का, कर्नाटका और आंध्रा का, तो तेलुगु और कन्नड़ा दोनों को प्रमोट किया था उन्होंने, और संस्कृत तो था ही। ओके, सो वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। द भक्ति मूवमेंट गॉट रीओरिएंटेड विद द एंट्री ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। रीओरिएंटेड। अब इफ यू हैव टू राइट अबाउट द रीओरिएंटेशन, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि उनसे पहले ओरिएंटेशन क्या था और उनके बाद ओरिएंटेशन क्या हुआ। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट बाय राइटिंग अबाउट सम ऑफ द आइडियोलॉजीज बिफोर श्री चैतन्य। तो आप भक्तिविज्म या भक्ति मूवमेंट के स्टार्टिंग यू कैन कोट के साहब आदि शंकराचार्य जी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अद्वैतवाद से अद्वैतवाद आया, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद आया, फिर माधवाचार्य का द्वैतवाद आया। तो यू कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द स्कॉलर्स इन ब्रीफ, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ 10 मार्कर, एंड देन यू कैन जंप ऑन टू श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु was a भक्ति सेंट फ्रॉम बंगाल। ओके, श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट क्योंकि साउथ इंडिया में है, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि ही वाज अ साउथ इंडियन। ऐसा नहीं है, ही प्रीच्ड इन बंगाल। ठीक है, और वहां पे ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ भजन एंड कीर्तन, विच इज स्टिल वेरी फेमस, कि भक्ति इज अबाउट लव। ठीक है, लीन हो जाएं भजन और कीर्तन में, एंड ही पॉपुलराइज्ड द कृष्णा कल्ट इन भक्तिविज्म। ठीक है, क्योंकि पहले शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स तो अलग अलग थे। ठीक है, नयनार्स और अलवर्स वो तो साउथ इंडिया में थे। वैष्णवाइट्स they used to pray to Lord Vishnu. Lord Vishnu के different avatars were there. They used to pray to all the avatars of Lord Vishnu. But Sri Chaitanya Mahaprabhu specially highlighted the prayer of Radha and Krishna. ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा की तरफ इनका बेंड ज्यादा था, उनको इन्होंने जो है पॉपुलराइज किया और उन्हीं को कहा कि यही भगवान है, और उन्हीं के डिवोशन में भजन और कीर्तन श्री चैतन्य ने स्टार्ट किया, जो हम आज भी करते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा हरे राधा हरे कृष्णा जो टर्म दिया है, जो स्लोगन दिया है, वो श्री चैतन्य ने दिया था। ओके, तो शॉर्ट सा ही आंसर था इसका। बहुत डिटेल में अगर आप लिखना चाहें तो दूसरे फिलोसोफर्स के बारे में रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग, रीओरिएंटेशन यहाँ से आया था, वो चीज जो है आपको लिखना था। एंड गौड़िया कल्ट सेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था, उसके बाद गौड़िया मठ स्टार्ट हुआ। ये सेक्टेरियन जो स्प्लिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौड़िया कल्ट का स्टार्ट करना, जो श्री चैतन्य से एसोसिएट किया जाता है। ओके, चलिए साहब, एंशिएंट इंडिया वाज अ क्रेडल to scientific thought and technological innovation. Elaborate with examples. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Again, you could have written so many things. एंशिएंट इंडिया की बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टोन एज से स्टार्ट करें। ठीक, वो उसमें भी प्रॉब्लम है कि साहब स्टोन एज में हमने फायर ईजाद करी, पॉटरी ईजाद करी, वो पूरी दुनिया में चल रहा था। You had to write something innovative, scientific innovations which can tell that India was far ahead of the contemporary world back then. Okay, so if you are starting with Indus Valley civilization, you can start from metallurgy, you can start from city planning. ठीक है, आप IVC से स्टार्ट कीजिए, मेटलर्जी से, सिटी प्लानिंग, क्योंकि वो भी एक इनोवेशन है, साइंटिफिक इनोवेशन है। क्लोज ड्रेनेज, बर्न्ड ब्रिक्स, दैट बर्न्ड ब्रिक्स वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, तो IVC में हुई। फिर वहां से आप चलते जाइए और हर एरा के इनोवेशंस के बारे में लिखिए। ठीक है, तो IVC के बाद जब हम चलेंगे तो फिर वैदिक एरा में आएंगे। बुक्स जो लिखी गई उसमें बहुत सारे हमने मेडिसिन की बात करी है, रीजनल मेडिसिन की बात करी है। उसके बाद हम महाजनपदास में जब आ गए तो मौर्यन एम्पायर के अचीवमेंट्स, आफ्टर द एम्पायर, महाजनपदास के बाद, मौर्यन एम्पायर के बाद, यू नीड टू राइट अबाउट कुशान्स, ग्रीको
बैक्टीरियो इंडियन, ठीक है, या ग्रीक बैक्टीरियन किंग्स, देन गुप्तास. So if you are following this chronological order, it will be very easy to write about the achievements, scientific and technological. और गुप्ताज में तो जाके आ ही गई फिर गोल्डन एज, ठीक है. तो यू आर राइटिंग अबाउट मेडिसिन, यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नीड टू टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, you need to talk about mathematics, you need to talk about Aryabhatta, you need to talk about surgery. तो Vraha, Mira, Sushruta, Charaka, you need to write about these people, right? You need to write about the innovations that made India ahead of the world. ठीक है, innovations in horse riding, innovations in dressing, innovations in metallurgy. The purest gold coin was, we started using the purest gold coin in India at the time of Kushans, right? You in metallurgy you could have written about the iron pillar which is present at Mehrauli right now. वो Gupta period का है. It has not rusted, which is the biggest engineering problem as of now. So if you think in terms of science and if you branch that those मतलब scientific areas, whether it is chemistry or physics or geology, geometry, mathematics, if you branch that out, you will get multiple examples, you will get multiple ideas which you can fit in different timelines. Okay, so you could have gone according to the timeline or you could have gone according to the different scientific disciplines. Okay, that's how you could have written a very good answer, because this is something which most of you, if you are writing mains, will know. अगर आप मेंस लिख रहे हैं, आपने प्रीलिम्स में इतना पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपने पढ़ी होंगी. यू कैन राइट अबाउट इरीगेशन, द मेथड्स ऑफ इरीगेशन दैट वी वर यूजिंग इन इंडिया, द काइंड ऑफ क्रॉप्स दैट वी वर ग्रोइंग, दैट इज ऑल्सो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ठीक है साहब, चलिए. तो सारी चीज़ें वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, उसके एग्जाम्पल्स जो हैं यही पॉइंट्स में लिखे हैं. अगेन यू डोंट हैव टू राइट 12-13 पॉइंट्स. Even if you are writing 7-8 good points, that will be sufficient. 11th question पे आ गए हम लोग. यहाँ से start होते हैं हमारे 15 markers. I hope that you are understanding everything. I'm just trying to tell you the approach and the ideology behind the question. I'm not reading out the synopsis क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, right? मैं ऐसा नहीं बता सकता कि हाँ whatever I'm telling you, whatever terms I'm using, you have to write the exact terms. That I'll be doing in geography. ठीक है, यहाँ society और history पे I will not be doing that. The rise of identity politics in India has both empowered and polarized regional societies. Identity politics बहुत बढ़िया टॉपिक है. पॉलिटी अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा ही होगा. इसके दोनों एस्पेक्ट आपको लिखने हैं, एम्पावरमेंट भी और पोलराइज्ड भी. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है? When we start talking about a single personality, a cult personality, when we start asking for votes in the name of religion, in the name of caste, in the name of language, in the name of region, हम वो अपनी आइडेंटिटी जैसे छोटी छोटी करते जाते हैं. एंड when we say कि अगर तुम ये हो तो मुझे वोट दो, that is what is identity politics. Okay, and that's how in election जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना सर्वे ऐसे ही करती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड देन दे सी कि हाँ हमारा वोट बैंक कहाँ पे है, कौन से मोहल्ले में है, कितने लोग हैं जो हमको वोट करेंगे, कितने कौन सी कास्ट के लोग हैं, तो उसी कास्ट का कैंडिडेट जो है हम उठाएं. अब अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करें तो हाउ हैज इट एम्पावर्ड पीपल? This has created a class consciousness, yeah, identity consciousness, that okay, you are this, you have got rights and you need to fight for your rights, you need to demand those rights. So in that way, identity politics has helped in creating an awareness about the rights, all the rights, aapke economic rights, justice, legal rights. Okay, they have prevented exploitation and it has helped people in empowering them in all the aspects. ठीक है, people have been able to relate to a leader who is coming from their community. ऐसा उनको लगता है कि यार हमारी कम्युनिटी से आया तो हमारे लिए काम करेगा. ठीक है, तो ये एक एम्पावरमेंट हुआ. और when you get the authority, you get the say in the legal matters, in the political matters. ठीक है, तो अगर
कोई लेट्स से कि अगर कोई मेरी कम्युनिटी से कोई लीडर जा रहा है तो उसको पता होगा कि हाँ मेरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जब पॉलिसी मेकिंग होगी तो वहां पे जाके पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता है कि यार इन लोगों की ये जो है प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स से अ ट्राइबल फ्रॉम छत्तीसगढ़ कैन गो टू द पार्लियामेंट एंड से कि हाँ यार छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नक्सलिज्म बढ़ रहा है, आप ऐसा करो तो फिर वैसी चीजें नहीं होंगी। तो द वॉइस इज डायरेक्टली गोइंग टू द पार्लियामेंट, दैट हैज मतलब दैट आइडिया इज क्रिएटेड बाय द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो इट इज एम्पावरिंग, it is good. However, it has played a negative role as well because it has polarized the people. Identity politics से क्या हुआ है कि when you are electing a leader, see, in India we don't have a concept of separate electorate. Separate electorate अंग्रेजों के जमाने में था. What was separate electorate? That the candidate whom you are voting will be from your community, and the people who are voting for that candidate will also be from a specific community. That is what is the idea of separate electorate. अब सब प्रॉब्लम यह है कि वो नहीं है. So all the people are voting for a candidate. Now you divide that, okay, if I am from your community, I'll be taking care of your community. But that is not what Raj Dharma is. If you are an elected candidate, you need to work for all the people. You need to work for the entire community, because now you are, let's say, an MLA or an MP. So you're not an MP for one community, you are an MP for everybody. But because of this identity politics, what people have started feeling is that our candidate has to be there, because if a person from any other community is getting elected, then that person will be partial against us. That person will be discriminatory. That person will not be talking about our rights. तो एक तरफ तो एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, बट दूसरी तरफ क्या हो गया, डिवीजन की बात हो गई. Now people have started thinking that we are different. Thinking that a person is different is also a very different idea. Differences do not lead to resistance. Differences do not lead to friction. Try to understand this. सारे रंग अलग अलग हैं, आपस में लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते. तो डिफरेंसेस तो बहुत अच्छी बात है, डाइवर्सिटी होना बहुत अच्छी बात है. Diversity does not mean friction. But because of identity politics, highlighting the diversity, people have started creating this friction. ठीक है, तो that idea of divide and rule comes through identity politics, because people look at the vote bank. So I hope that the idea is clear. So you have to divide both the parts. You have to write about the empowerment part, how it has benefited people, especially from lower strata, and how it has created a divide in the society and polarized the society as well. चलिए साहब, 15 मार्कर है, so you have to be very careful, and whatever you are writing, you need to back it up with the examples. देखिए साहब, यहाँ पे क्या होता है, थोड़े से सेंसिटिव से इश्यूज हैं. यू कैन नॉट यूज अ स्वीपिंग रिमार्क. आप एकदम से एक स्वीपिंग रिमार्क ऐसे नहीं कर सकते कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत खराब है. If you are saying that something is good, you need to back it up with examples. If you are saying that something is bad, you need to back it up with certain examples and illustrations. Okay? Only then you will get the marks. Otherwise, sweeping remark तो कोई भी लिख के आ जाएगा यार. Development induced displacement continues to disproportionately affect tribal and marginalized communities. Disproportionately affect tribals and marginalized communities. Development induced displacement. ये जो development induced displacement है, whenever we are talking about some development, कि अब developmental project is coming, one question you need to ask to yourself हमेशा, because you will be getting into the system, you will become bureaucrats, and I really hope that you get a rank, whoever is listening to this lecture. Once you will get into the system and you will be responsible for development, when you are thinking about development, always think that development of whom, isn't it? If you are talking about a project कि यार ये एक developmental project है, तो वो developmental project किसके लिए है? Who is the target? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक के लिए तो वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो और दूसरे का जितना डेवलपमेंट हुआ है वो सब कुछ खत्म कर दे, पूरा उजाड़ दे. ये बहुत एक क्रिटिकल सी चीज होती है डेवलपमेंटल इश्यूज में. एंड यूजुअली एट द रिसीविंग एंड यू विल हैव द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. सड़क बड़ी करनी है, झुग्गी झोपड़ी हटा दो, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है. तो कहाँ जाएंगे वो लोग?
ठीक है, माना इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आपने उसको तोड़ दिया, आपने उस चीज को हटा दिया, आपको सड़क बनानी है। कोई बहुत अमीर आदमी है जिसका आप ऐसे घर उखाड़ के फेंक दें? कोई पॉलिटिकल लीडर होगा? नहीं, वहां पे फिर सड़क को बेंड करना पड़ेगा आपको। कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा, उसके लिए सड़क बेंड हो जाएगी, उसका घर कहीं नहीं जाएगा, डिजाइन में चेंज हो जाएगा। या फिर इतना कंपनसेशन मिलेगा कि वो अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो इतना डिस्प्रपोर्शनेट उसका इम्पैक्ट ना हो। यहां पे क्या लिखा है कि इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्रपोर्शनेटली इफेक्ट ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट किसी भी इंसान का हो सकता है, बट हो सकता है कि उसको उतना इफेक्ट ना करे जितना एक ट्राइबल या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को करता है। तो यहां पे हमने सवाल पूछा कि भाई डेवलपमेंट ऑफ हुम। दूसरी चीज ये कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी के पास है ही क्या? व्हाट प्रॉपर्टी डू दे हैव? देयर लैंड, they are close to their land, especially the tribals. And if they are displaced from their place, that is not just an economic loss, that is an emotional loss, because they look at their forest as their family. They believe in nature, they are close to nature. And if you push that community in some other region, अब वहां पे क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि वहां पे अलग लोकलाइट्स हैं, दे विल से कि हाँ यार ये आउटसाइडर्स हैं, they have come into our city, they are creating problems, where are you rehabilitating them if you are pushing somebody away? आपने देखा होगा आजकल तो बुलडोजर चल ही रहे हैं कि यहाँ ये इलीगल, वहां वो इलीगल। बुलडोजर से जब आपने किसी का घर गिरा दिया तो उसका क्या कंपनसेशन है? वो तो 10 साल से रह रहा था, 10 साल से आपको नहीं समझ में आया कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अचानक से आपको लगा कि अरे ये तो इलीगल है, तो इनको मारना है, भगाना है। अब आपने गिरा दिया, अब कहाँ जाएंगे वो लोग? किसी ने सड़क के किनारे दुकान लगाई थी, आपने तोड़ दी बेरहमी से, कहाँ जाएंगे वो? है ना? तो आप क्लीन कर रहे हैं, हाँ, गवर्नमेंट शुड बी वर्किंग फॉर दिस, गवर्नमेंट नीड टू मेक द रोड्स ब्रॉडर, गवर्नमेंट नीड टू क्लीन द फुटपाथ्स, बट फिर उनको अल्टरनेटिव दो ना यार, कि भाई यहां से हटा लो, चलो यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ आ जाओ। बिना सॉल्यूशन दिए इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, then the person who is on the receiving end will get disproportionately harmed. That is the idea. So you say, you need to write it in your answer that when we are thinking about a developmental project, we must think about the rehabilitation of the people who are displaced because of that. It is also the responsibility of the government. If that is done, then probably we'll be able to see the equitable distribution of the benefits of the developmental project. जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसके कुछ इक्विटेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा कि भाई सबको बेनिफिट हुआ इस चीज से। सो आई होप दैट द आइडिया इज क्लियर टू यू। ठीक है, क्रक्स ऑफ व्हाट यू हैड टू राइट, एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं। ओके, next question. The skewed sex ratio at birth is a social challenge, so rooted in both tradition and technology. Critically analyzed in the light of recent data from NFHS and census estimates. देखो साहब, सेंसस का डेटा भी नहीं आया, सेंसस का जो हमारे पास डेटा है वो 2011 का ही है, उसके बाद सेंसस एस्टिमेट्स की बात करते हैं। If we think about that data and if we talk about the child sex ratio, that was very bad, 914 per thousand in 2011, 914 girls per thousand boys, बहुत skewed है। If we talk about the overall sex ratio, that increased, उसमें increment हुआ था from 2001 data, तो in 2001 जो सेक्स रेशियो था हमारा था 933 पर थाउजेंड, एंड इन 2011 ये हो गया था हमारा 940 विमेन पर थाउजेंड। तो ये तो इम्प्रूव हुआ, बट इस 940 पर थाउजेंड में प्रॉब्लम ये थी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो डिक्लाइन हुआ था, 914 पर थाउजेंड हुआ था, विच वॉज अ मैटर ऑफ कंसर्न। काफी इस पर चर्चा हुई थी और अभी भी हो रही है। तो सीधा सीधा सवाल ये पूछा गया है कि द स्क्यूड सेक्स रेशियो एट बर्थ is a social challenge rooted both in tradition and technology. Most of the students who have written this answer, they have only written about the tradition. They have written about the patriarchal society, the idea of
non-distribution of property, inheritance right towards girls. Then because of dowry, girl is seen as a burden. वो सारी traditional चीज़ें जो हैं देखी हैं. Boy is seen as a bread earner for the family, so people prefer boys. It is believed that boys will take their lineage forward. That's why boys are preferred. Son meta preference. All those things have been written. All those things you know. But you had to write about the technology also. That earlier, it was very difficult to identify the sex of children. And after a child was born, उसके बाद मारने की probability थोड़ी सी कम हो जाती है. Because people feel that guilt कि अभी बच्चा पैदा हो गया है तो you are killing something, right? So if you are killing a girl child, कुछ लोग guilt में फिर नहीं करते थे, even though their treatment was bad, but वो जिंदा रहने देते थे. लेकिन because of technology, it is very easy to identify the sex at a very early age. If you are able to identify the sex at a very early age, you will be able to go for feticide, जो कि चल रहा है. तो in India it has been made illegal. There is a very harsh punishment for it, which should be there. But despite that fact that in people are going to private clinics, people are going to their knowns, some of the rich people, see, somebody, a rich person does not mean कि वो educated ही होगा, और and a person with a degree also does not mean कि वो educated ही होगा. हम tradition में इतने उलझे हुए हैं कि कई बार हम अपनी डिग्री को आग लगा देते हैं. So there are many people who are going outside to a foreign country where sex determination is very common. वहाँ जाके वो कहते हैं ओह हम तो pregnant हो गए, sex क्या है? They identify the sex and they take the decision. So that is also happening in India. So technology बेन और बून दोनों चीज़ दोनों हो गई है अपने लिए उस लिहाज से. So both the ideas, both the aspects you had to write in your answer, not just the traditional one. So I hope that the idea is clear. Many students might say कि सर ट्रेडिशन वाले मतलब पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट्स हमारे पास कम है. तो कोई बात नहीं, कम लिख दो यार. ज़रूरी थोड़ी है कि इन एवरी आंसर यू विल बी हैविंग इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स. दैट्स नॉट पॉसिबल. एंड डोंट मेक फेक पॉइंट्स. एग्जामिनर विल नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The idea of unity and diversity in India faces new challenges in digital age. Discuss how social media and algorithm-driven content impact national integration and cultural pluralism. इसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी when we were talking about secularism, the idea of secularism. Unity and diversity. अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लिखी है उन्होंने, social media and algorithm-driven content. Very good question because it is precise. Again, many of the students, they wrote about the diversity, they wrote about the challenges, but the challenges had to be social media and algorithm driven thing. Algorithm क्या कर रहा है social media पे? There is an access to information, a lot of information. It is very easy to spread a fake news, and once a fake news is spread, वो जो फायर का काम करती है ना यार, hatred create करने में, उसका कोई replacement नहीं है. And because it is algo driven, whatever you like watching, the algorithm will start showing you the same thing. You start watching hate speeches, it will keep on showing you hate speeches. आप ऐसे division वाली चीजें, you start looking at a political party, the ideology of a political party, and all the debates which supports the ideology of that political party will be shown to you. You start seeing one aspect of history, and all the pseudo historians which are highlighting that part of history will be shown to you, and that will keep on strengthening your ideas and your prejudices. ठीक है कि हम ग्रेट, बाकी सब नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ. तो प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया, इन ऑर्डर टू initiate this hatred, what social media is doing, social media is making you a victim. People of all the religions. ठीक है, if you want to feel victim, Muslims are getting the reels के हाँ मुसलमान बहुत victim है, उनके साथ बहुत ख़राब हुआ. Hindus are getting a reel के हिंदूज बहुत बड़े victim है, हमेशा से झेलते आ रहे हैं. सिख को शो कर रहे हैं कि भाई उनके साथ बहुत गलत हुआ. ठीक है, क्रिश्चियंस को शो कर रहे हैं, क्रिश्चियंस की कम्युनिटी बहुत कम है, लेकिन उनको कर रहे हैं कि भाई साइडलाइन कर दिया गया सारी स्टेट्स में. और अपने विक्टिम बनने के बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हेट्रेड, कि देखो हाउ यू हैव बीन एक्सप्लॉइटेड. And once you start holding on to that algo, once you start holding on to that social media is giving you that instant pleasure. Reels wala, you keep swiping the reels, you keep swiping the reels.
The attention span is very less. So what has happened is that people have moved away from books. People have moved away from good literature. And because they have moved away from good literature, they think whatever is given on social media is correct. Aadha correct, aadha. See, fake news is not 100% fake, because then it will lose all its credibility. Fake news is partially correct. ठीक है, जैसे सबसे पहली हिस्ट्री की फेक न्यूज थी, महाभारत में आपने पढ़ी थी कि अश्वत्थामा हतोता, कुंजर, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी, ठीक है, सबसे बड़ी फेक न्यूज थी। तो अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन कौन सा अश्वत्थामा? वो हाथी अश्वत्थामा। और द्रोणाचार्य को पता चला तो ठीक है, एनरेज और फैल गए कि अब मैं किसके लिए लड़ूं। तो वो वाली जो चीज है ना कि भाई हाफ पार्शियली करेक्ट फेक न्यूज, वो चल रही है सोशल मीडिया पे, और ये भाई पूरा उस पर डिवाइड करने का काम जो है सोशल मीडिया नहीं किया। अदरवाइज इफ यू गो टू अ विलेज, इफ यू गो टू अ स्ट्रीट, you will not find that much of hatred the way it has been promoted. But if social media will keep on feeding you things like that, you will get enraged, you again will become a writer. आप दंगाई बन के सीधे पहुंच जाएंगे कि हाँ मुझे बदला लेना है, अगला पिछला हिसाब जो है अब मुझे बराबर करना है, मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट कीप ऑन इंस्टिगेटिंग दोज थिंग्स, ठीक है, विच इज बैड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल प्लूरलिज्म, जिसपे हम बात करते हैं, बेस्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एल्गोरिदम ड्रिवन चीज को आपको हाईलाइट करना था, क्योंकि बच्चों ने सारी चीजें लिखी हैं, सबको पता है, भाई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो पता ही है, तो यूनिटी एंड सोशल मीडिया का लिखा है, बट ये जो एल्गो वाला पार्ट है सब मिस कर गए, ठीक है। चलिए, एंड डोंट एंड द आंसर ऑन अ नेगेटिव नोट। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीजें भी चल रही हैं, अगर बहुत एक्सट्रीम डिवीजन वाली चीजें हैं तो बहुत यूनाइट करने वाली भी चीजें चल रही हैं। तो बोथ दी पावर्स आर स्ट्रगलिंग ऑन सोशल मीडिया। द चॉइस इज योर्स, व्हाट वुड यू वांट टू सी, what would you want to believe? And the problem right now is that when you are so brainwashed, you don't look at the facts, you believe only those facts which align to your ideology. मेरी आइडियोलॉजी के साथ जो चीज सही लग रही है, लोगों को लगेगा कि हाँ वही वाला फैक्ट सही है। कोई अगर और आपको अल्टरनेट फैक्ट पता चलेगा तो आप उस चीज को देखेंगे ही नहीं कि मैं नहीं देखूंगा इसको, झूठ बोल रहा है, राइट? तो वहां पे फैक्ट चेक नहीं होता है। तो बोथ दी पावर्स आर फाइटिंग ऑन सोशल मीडिया। द चॉइस इज योर्स कि आप कौन से एल्गो में जाना चाहते हैं, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, Since the 1920s, the national movement acquired different ideological thoughts and expanded its social base. 1920s से नया आइडियोलॉजिकल सोशल बेस का आइडियोलॉजिकल थॉट्स जो हैं अलग आ गए। 1920 में क्या हुआ था भाई ऐसा खास? 1920 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था बाई महात्मा गांधी। तो उससे पहले टॉप टू बॉटम चीजें चलती थी। जो सीनियर अपने लीडर्स थे मॉडरेट्स के ज़माने में या इनफैक्ट एक्सट्रीमिस्ट के ज़माने में भी, उनको लगता था कि हम पढ़े लिखे हैं तो अथॉरिटी शुड फ्लो फ्रॉम अस, हम जो बताएंगे वो जनता को करना चाहिए। 1920 में कांग्रेस एक्सपेंडेड इट्स बेस एंड फ्रॉम अ क्लास मूवमेंट, अ क्लास पार्टी, इट टर्न इनटू अ मास पार्टी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, ठीक है। विलेज कमिटीज़ बने, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ बने, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ के बाद स्टेट कमिटीज़ बने, उसके बाद फिर आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक पहुंचे, ठीक है। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बने, उसके ऊपर कांग्रेस वर्किंग कमेटी बने जिसका इलेक्शन हो, हर साल प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सडनली इट टर्न इनटू अ मास पार्टी और मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मास मूवमेंट स्टार्टेड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। पहले खिलाफत मूवमेंट चला, फिर वो खत्म करके फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तब्दील हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से फिर सिविल डिसोबीडियंस होने वाला था, बट देन चौरी चौरा हैपेंड। 21 में चौरी चौरा happened, and after the चौरी चौरा incident near गोरखपुर, then महात्मा गांधी took the movement back कि भाई अब हम नहीं करेंगे, India is not ready, अब अभी वायलेंस यहाँ पे हो गया है। बिकॉज प्रॉब्ली ही थॉट कि यार अभी क्योंकि वायलेंस हो गया है तो अब पुलिस जो है बहुत बुरी तरीके से आएगी, अथॉरिटी के साथ लड़ना आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है, उनके पास मशीन गन्स है, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल वाली थ्योरी वहां से चली। But once Chauri Chaura, once the movement was taken, people who were completely in force, people who had decided कि नहीं अभी तो आज़ादी लेके रहेंगे, वो एकदम से जब ठंडे हुए
तो दे फेल्ट बेट्रेयल, उनको लगा ये गांधी ने क्या कर दिया, अच्छा भला तो चल रहा था, अभी मार पीट के इनको निकाल देते, अभी आजादी मिल जाती, ठीक है। तो वहां से फिर अलग अलग ब्रांचेस स्टार्ट हुई, पीपल सम ऑफ द पीपल दे मूव्ड अवे फ्रॉम कांग्रेस, प्रो गांधी, एंटी गांधी, they had their different ideologies. Some people wanted to work in the government and decay the government from within, crack the government from within. Some people who stayed away from the active politics कि नहीं हम बाहर से ही protest करेंगे. And then revolutionary movement also took place after the 1920s. ठीक है, फिर HRA बनी, फिर HSRA बनी. So that movement also started. And that created a base that attracted the attention of many commoners, and they also, after this, when mass started including in the political dialogue, ये जो political awareness है कि हाँ they are being exploited, हाँ they are being ruled by a foreign government, हाँ there is difference जो है आपका class difference is there, racial discrimination is also there, all those things they were told to the people, and after that awareness people started struggling even more, which culminated into later non-cooperation movement, and then finally the Quit India, civil disobedience movement, and then Quit India movement. Okay, so you had to write about that change in Congress, and how the idea, the political ideas and the economic ideas were percolated amongst the masses. But don't forget about the revolutionary movement also, because after this change, even the revolutionaries gained a lot of clout amongst the common man. पहले revolutionaries को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, ठीक है, क्योंकि that is what was spread. Individual incidents कि हाँ यहाँ पे इसका murder हो गया, वहाँ पे उसका murder हो गया, लोग people couldn't relate with it. But when HRA was created, HSRA was created, and especially after the trial of Bhagat Singh, when people actually got to know that okay, this is what is the ideology, when he started speaking with the press in the court, that's when people realized what their idea is, and then the stature of revolutionaries also increased amongst the masses. ठीक है, तो ये सारी चीज भी आपको पता होनी चाहिए. Decline of traditional artisan industry in colonial period crippled the rural economy. Very straightforward question. रूरल इकोनॉमी की बात अगर हम करें यार, तो ठीक है साहब, if we talk about the rural economy was based on a interdependent system called the Jajmani system. ठीक है, जजमानी सिस्टम. जजमानी सिस्टम अपने रूरल इकोनॉमी का सिस्टम था, where people were dependent on each other. So there was a service provider, जो अपनी सर्विस होती थी, जो आर्टिसन होता था सर्विस प्रोवाइडर होता था, and there was a person called service taker, जो भाई वो सर्विसेज को अवेल करता था. ओके, अब when Britishers came, they brought in their own products, they brought in artificial money also. ठीक है, तो ये जो symbiotic relationship था ये पहले तो टूटा. ठीक है, and then later the patronization which the artisans were getting from the local rajas, from the zamindars, that was also taken, because the rajas became weak, rajas became poor, zamindars became poor, so they couldn't patronize the artisans. Also the handicraft which was made by Indian artisans, it was very costly, it was sold very costly in Europe. Earlier East India Company used to make a lot of money on that, but later on when the monopoly of East India Company ended, and in the parliament there was a lot of hue and cry के इतना सारा foreign माल इंग्लैंड में आ रहा है या अलग यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है, and it is sold at such high prices. After the industrial revolution, the British government, the Europeans started seeing Africa and India, the oriental region, as their market. कि इतने सारे लोग हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मार्केट होना चाहिए. So in order to promote their industrialization, they de-industrialized India by taking away the art from the artisans, the patronage from the artisans, the money from the artisans. और जैसे जैसे यहाँ पे कम हुआ, it was easier for them to push their product, industry made cheap, similar like inferior quality products here.
तो ये पूरा आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आंसर लिखना था. शशि थरूर हैज डिस्कस दिस वेरी नाइसली in his book called An Era of Darkness. I don't know how many of you have read that. अगर आपके पास टाइम हो, so there is a chapter on agriculture and there is a chapter on deindustrialization of India. Please read those two chapters from the Era of Darkness. ये एकदम ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Era of Darkness by Shashi Tharoor. So read. You don't need to read the entire book because you don't have that much of time, but only two chapters, chapter on agriculture and the chapter on industry, deindustrialization. Read that so that you can get very good points from there. You'll get a lot of data which Shashi Tharoor has written, and you will get one question on the exploitation of Britishers. Okay, it might be on the tribals, it might be on artisans, on the rural economy, it might be on the agriculture. ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक सवाल तो वो आएगा. सो दैट डेटा फ्रॉम एरा ऑफ डार्कनेस विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट्स नॉट गिवन इन अदर बुक्स. कॉमन आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो दे आर गिवन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. द हिस्ट्री इज गिवन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बट इफ यू लुक एट GS1, most of the questions you will get on themes: role of women in the freedom struggle, role of youth in the freedom struggle, role of press. So that entire theme you will have to read. That is given in the Era of Darkness. So if you have read this book, it is very useful for mains. Let's move on to the next question. Moderates failed to carry conviction with the nation with their proclaimed ideology and political goals at the end of the 19th century. End of the 19th century is again 1800s. 1800 से 1900s में जब हम गए तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने जो आइडिया दिया था, जो जोश दिखाया था इनिशियली, दैट ओके वी स्टैंड फॉर यू, वी स्टैंड फॉर योर आइडियाज, वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिक्स, राइट, दैट आइडिया फिज्ड आउट. जो ड्रीम्स उन्होंने दिखाए थे वो फिज आउट हो गए. तो मॉडरेट्स के फेल्योर पे बेसिकली आपको आंसर लिखना था. बट आपको नीचे कंक्लूजन थोड़ा सा पॉजिटिव करना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती. अगर वहाँ पे एकदम से ये क्रांतिकारी हो जाते तो जितना थोड़ा बहुत काम हुआ वो भी नहीं होता और उनको दबा दिया जाता. ठीक है, तो फ्लेम धीरे धीरे से चलती है. मतलब यू कैन नॉट जंप ऑन इन अ बॉइलिंग वाटर. पानी धीरे धीरे उबलता है ना. आदमी पहले कंफर्टेबल होता है, जब कंफर्टेबल होता है एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट. सिमिलर सिचुएशन जो है ब्रिटिशर्स की थी कि ये जो मॉडरेट्स थे उन्होंने पानी को गुनगुना करना शुरू किया था. ठीक है, ल्यूकवार्म किया था. ब्रिटिशर्स को लगा कि हाँ कंफर्टेबल हैं, ये थोड़ी सी बातें करते हैं, इनको करने दो, कंफर्ट है. और वहां से जो आग पकड़ी उससे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बाहर नहीं निकल पाई, विच स्प्रेड एज अ मास मूवमेंट. तो हमको ये बताना है कि हाउ दे फेल्ड टू कैरी द कन्विक्शन विद द नेशन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में अब नए लोगों की जरूरत थी, अब एक्सट्रीमिस्ट की जरूरत थी जो इस आइडिया को और आगे लेके जा सकें. सो यू हैड टू डिफाइन हु मॉडरेट्स वर, देयर मेथड्स. ठीक है, आपकी अपील और रिक्वेस्ट के थ्रू ये जाते थे. ठीक है, पेटिशंस के थ्रू ये जाते थे. एंड दिखाना था कि भाई इन 1892, पहले इनकी सक्सेस मिली 1892 में, ऑल देयर गोल्स वर ऑल इंडिया इन नेचर. ठीक है, जो एम था मॉडरेट्स का, demands, they were all India in nature and secular in nature. So initial demands of the moderates were for taxation, के भाई taxation कम किया जाए, economy की condition सुधारी जाए, agriculture की condition सुधारी जाए, industrialization को लेके आया जाए, industrial workers को benefit दिए जाएं. वो सारी इनकी conditions थी जो ब्रिटिशर्स को लगा कि हाँ कॉमन है. तो they were not region specific, they were not religion or caste specific. ओवरऑल सबका बेनिफिट हो, बिकॉज दे थॉट कि हाँ वी डोंट वांट अदर लीडर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज गुड. दे स्टिल हैड दिस आइडिया इनिशियली कि वी जस्ट वांट अ ब्रिटिश टाइप ऑफ रूल. ठीक है, किताब लिखी दादा भाई नौरोजी ने कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. व्हाई अन ब्रिटिश? बिकॉज इन हिज थॉट्स ही स्टिल थॉट कि हाँ ब्रिटिश टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज गुड, क्योंकि इंग्लैंड में तो अलग चीज चल रही है. इंग्लैंड में द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज बेनेवोलेंट, इट इज थिंकिंग अबाउट द सिटीजंस. इंडिया में उल्टा चल रहा है. तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे बट यहाँ पे भी वैसी ही पॉलिसीज लाओ जो ब्रिटेन में है. सो दे वर सेक्युलर, दे वर ऑल इंडिया इन नेचर. बट धीरे धीरे देखा कि भाई 1892 में जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892
did not satisfy the demands of the moderates. कि भाई जो चीज हमको चाहिए, it fell very short of it. एंड दैट्स वाई द मूवमेंट फिज्ड आउट कि भाई इतना शोर मचाया था कि ये करेंगे वो करेंगे, हल्ला हो जाएगा, डिमांड्स हैं हमारी, हम बहुत इज्जत से जा रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू जा रहे हैं, हम पेटिशन और प्रेयर्स के थ्रू जा रहे हैं, बट द काइंड ऑफ रिजल्ट which they wanted, they did not get it. In fact, the Britishers realized that okay, because of the increase in political awareness, people are becoming more demanding, especially in Bengal, and they announced the partition of Bengal in 1905. They brought in the Universities Grant Commission, Universities Act, and in Universities Act they said that now the government will control all the grant, who will get the grant, which student will study. So all the students who were curious, who wanted rights, who were basically questioning the government, they were claimed, they were targeted as anti-national. सरकार से जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, पढ़ने लिखने वाले लोग ही पूछेंगे, और तो कोई पूछ नहीं सकता। तो जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट सरकार से सवाल पूछ रहा था, उसको टैग करके एंटी नेशनल कर रहे थे और उसको कॉलेज से बाहर निकाल रहे थे, उसके ग्रांट्स ले रहे थे। और गवर्नमेंट ने कहा कि अब कॉलेज का जो करिकुलम होगा वो सारी चीजें हम कंट्रोल करेंगे, वी विल डिसाइड। तो जब इससे बॉटम ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी कोई जाहिल आदमी राजा बनता है तो वो सबसे पहली रोक पढ़ाई पे लगाता है। ठीक है भाई। सो 1904 में यूनिवर्सिटीज कमीशन आया, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद आपको पता ही है कि देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, एंड देन कांग्रेस डिवाइडेड। ठीक है, वो कांग्रेस स्प्लिट हो गया आगे जाके 1907 में, विच इज कॉल्ड द सूरत स्प्लिट। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी कि भाई जो कन्विक्शन जिस बात से मॉडरेट्स ने स्टार्ट किया था वो डिमांड्स उनकी पूरी नहीं हुई, एंड दे डिसअपॉइंटेड, पीपल वर डिसअपॉइंटेड इन देम इवेंचुअली in the moderate phase. Explain how the foundations of the modern world were laid by the American and French Revolution. Very direct question. UPSC पहले पूछ भी चुका है इसको thinkers के form में, और you had to write about the ideas which were generated in American and French Revolution. The idea of liberty, fraternity, democracy, ठीक है, equality, and how those ideas shaped the modern world. तो those ideas, when we are writing about shaping the modern world, you could say कि हाँ बाकी countries में भी आ गया, और India specific भी लिखना था, how voting started in India, how democracy started in India, how our constitution is also getting the values of American and French Revolution, and how those values have guided the India's freedom struggle. ठीक है, तो बहुत specific आपका एक तरीके से बहुत पढ़े लिखा वाला आंसर है, बहुत ही एकेडमिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है ये, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो अगेन आपको डेमोक्रेटिक आइडियल्स, रिपब्लिकनिज्म, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रेवोल्यूशनरी सिंबल्स। तो यू हैव टू ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज आइडियाज यू हैव टू रिलेट विद द रेवोल्यूशंस, के कौन से रेवोल्यूशन से कौन सा आइडिया आया, एंड हाउ इट शेप द वर्ल्ड। सो देयर आर सो मेनी आइडियाज, आपको किताबों में छोटी छोटी सी चीजें मिलेंगी। ठीक है, but because it is a 15 marker, please read the synopsis very carefully and make a note of it. This is one aspect which is given explicitly again in the syllabus, and you will keep getting questions on this. Okay, चलिए, तो अब इसमें तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं और क्वेश्चन ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसमें आप भटक सकें उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। What were the major political, economic and social developments in the world which motivated anti-colonial struggle in India? अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स पढ़ा, इन द वर्ल्ड नहीं पढ़ा। Many of the candidates, they have committed this mistake, and they have written about the political, economic and social developments in India that fueled the Indian struggle. भाई इंडिया का कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछा था, वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट पूछा था, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड you had to write about the American and French Revolution. That was one part. Industrial Revolution and deindustrialization of India. That is another part. ठीक है, वो पॉलिटिकल, उसमें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आ गई, इकोनॉमिक में इंडस्ट्रियल डीइंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंपीरियलिस्ट कंट्रीज, ये चीज़ आ गई, अक्रॉस द ग्लोब चल रहा था।
उसकी रेजिस्टेंस चल रही थी, तो वो अवेयरनेस अपने पास आई थी। सोशल में आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, वो अपने पास आया ग्लोबली हमने देखा कि द आइडिया ऑफ वाइट सुप्रीमेसी वाज क्वेश्चन। एक तो फाइट चल रही थी आयरलैंड, दे जो है रेवोल्यूशनरीज इन आयरलैंड, दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ब्रिटिश अथॉरिटी, and Britishers were brutally crushing the Irishmen, Irish revolutionaries. We got a lot of inspiration from Irish revolutionaries. Also, Japan defeated Russia. Russia, white European country, ठीक है, बड़े बड़े लोग, उसको एक छोटा सा नेशन जापान जाके वॉर में डिफीट कर देता है। तो दैट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू इंडिया दैट ओके, वाइट्स कैन बी डिफीटेड। ओके, तो all these battles, all these wars, the social discrimination, that fueled the Indian anti-colonial struggle. हमको लगा कि हाँ, if we are fighting against these people, finally we might win and we will win eventually. ठीक है साहब? तो you had to write about the world wars also. World War I, World War II, World War II ने weak कर दिया था सारी कंट्रीज को, जितनी भी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थी। उसी टाइम हमने 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में पुश किया कि भाई यही टाइम है, ठीक है, लोहा गरम है मारो हथौड़ा वाली चीज़। तो यहाँ पे एकदम जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज शैटर्ड एंड ब्रिटिश रियलाइज्ड कि भाई अब हमको छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब जो लोग हैं हमारे अपने इन द एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिस एंड द आर्मी एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इवन दे आर नॉट साइडिंग बाई अस। जबकि वो सरकारी सैलरी उठा रहे हैं, वो भी अब हमारे साथ नहीं है, जनता में बहुत आक्रोश है, अब हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो एंटी कॉलोनियल जो फीलिंग थी वो अपनी पीक पे पहुंच गई उस चीज से। तो ये धीरे धीरे हुआ, ये ग्लोबल इवेंट से हमने जो है सीखा। तो एक एक इवेंट को आपको लिखना था इस आंसर में और उसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ रिलेट करना था। वंस अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मास मूवमेंट, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ये मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया। आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑल्सो फ्यूल्ड इंडियाज फ्रीडम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, क्योंकि वो तो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट ही था। और यहाँ पे जो वर्कर्स यूनियन बनी, पीजेंट्स यूनियन बनी, वो कम्युनिज्म का बहुत बड़ा रोल था। जो मॉडर्न लीडर्स आए वहाँ से, फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, दे वर यंग कम्युनिस्ट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट थे दोनों, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, एंड दे स्पोक अबाउट द वर्कर्स यूनियंस एंड रिवोल्ट। ओके, coming to the last question, when compared to modern paintings, Mesolithic rock cut architecture not only reflected the contemporary cultural life but also fine aesthetic sense, critically evaluate। देखिए साहब, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर की, तो मॉडर्न पेंटिंग्स के साथ इसको जो हमने कंपेयर किया है, मीजोलिथिक या नियोलिथिक या पैलियोलिथिक, अगर हम रॉक कट केव्स की बात करें, वहां पे हम केव पेंटिंग्स की बात करें, उसको कंपेयर करें, तो ये थंब रूल बना लीजिए। कभी भी आपको पेंटिंग या आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है वेयर यू हैव टू इंटरप्रेट इट, you can interpret it in different heads. So you will be able to tell about the political life, the economy of people, social life, science and technology also, ये भूल जाते हैं, and environment. Just by looking at the paintings you will be able to tell this. So when you are writing about the political life, you will be able to say कि हाँ भाई वहाँ पे the idea of king was not there, tribal society was there। ठीक है, first amongst the equal, कि भाई कुछ किसी पेंटिंग में दिखाया है कि एक आदमी है जो feathers का मुकुट पहना हुआ है, probably he is the elder, लेकिन वो सबके साथ घूम रहा है, तो ऐसा कोई बहुत king नहीं है, ट्राइबल लीडर है। ठीक है, इकोनॉमी, रूरल, नोमैडिक, हंटिंग एंड गैदरिंग, तो हंटिंग सीन्स आर देयर, हंटिंग सीन्स। डिविजन ऑफ लेबर इज नॉट क्लियर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर उतना नहीं दिख रहा है, बिकॉज विमेन आर ऑल्सो शोन हंटिंग विद मेन। तो ऐसा नहीं है कि हाँ विमेन का सिर्फ डोमेस्टिक वर्क था, मेन का सिर्फ हंटिंग वाला था, दोनों लोग जो हैं काम कर रहे थे। ठीक है, सोशल लाइफ, तो यू कैन टॉक अबाउट फेस्टिवल्स,
कि कहीं कहीं डांस एंड म्यूजिक, डांस एंड म्यूजिक वाज देयर, इंडिविजुअल फैमिली लाइफ वाज नॉट देयर, द एंटायर ट्राइब यूज्ड टू लिव टुगेदर, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यू कैन राइट अबाउट द टूल्स विच यू कैन सी फ्रॉम द पेंटिंग्स, यू कैन ऑल्सो से दैट दे हैड द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री बिकॉज द वे दे मिक्स देयर कलर्स, जिस तरीके से उन्होंने कलर की मिक्सिंग करी है जो आज भी उतने ही वाइब्रेंट हैं। तो आपको पता चल गया कि हाँ यार केमिस्ट्री की नॉलेज होगी कि फैट से जो है वो कलर्स बनाते थे, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालते थे, कुछ सीड्स, प्लांट्स, लीफ से कलर लेते थे, फ्लावर से कलर लेते थे, बटरफ्लाई से कलर्स लेते थे। तो उनको पता था कि किसको कितना क्रश करना है, कैसे पेस्ट बनाना है, एंड देन दे यूज्ड टू पेंट इट ऑन द वॉल टू गेट दैट वाइब्रेंट कलर। तो दे हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द रिसोर्सेज अराउंड देम एंड द केमिस्ट्री, जो आज भी उतने ही बढ़िया हैं। एंड देन वी गेट टू नो अबाउट द एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हाउ एस्थेटिकली व्हाट टाइप ऑफ स्पीशीज वर प्रेजेंट, what have they drawn, from where they have acquired those colors. So from that we also get to know about the biodiversity. So all these things, if you are writing in these heads, ठीक है, you will be able to write a good long answer, you will have more points to write. मैंने तो बहुत short में आपको सिर्फ just to show you the example I have given this, ठीक है। So you had to compare, you had to tell that how it is showing the contemporary life and fine aesthetics. फाइन एस्थेटिक्स कैसे, कि कौन से कलर्स यूज करे हैं, कितना एक्यूरेट ड्राइंग है। एस्थेटिक सेंस मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट मेकिंग स्टिक फिगर्स, यू आर मेकिंग प्रॉपर ड्राइंग्स ऑफ एनिमल्स, यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ बहुत अच्छा बना है। सो दे हैड द आइडिया ऑफ एस्थेटिक्स ऑल्सो, द मिक्सिंग ऑफ कलर्स, कितना कॉन्ट्रास्ट यूज करना है, किस कलर के ऊपर क्या चीज यूज करना है, नेचर से कितना क्लोज बनाना है, ऑल दोज पेंटिंग्स आर टेलिंग दिस, ठीक है साहब। तो अगेन दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर का बड़ा सवाल मीजोलिथिक पेंटिंग पे आ सकता है। यही सवाल अगर मीजोलिथिक की जगह किसी और पेंटिंग पे आ जाए, लेट्स से बाघ पेंटिंग्स और अजंता पेंटिंग्स, तो इन केस ऑफ अजंता पेंटिंग्स ऑल्सो यू विल राइट द सेम थिंग। हाँ, whatever you are writing under the heads, that will change with the example. Okay, when you are talking about aesthetics, so you will talk about the Apsara painting, you will talk about Padma Pani painting of Ajanta caves, where Buddha is shown holding a lotus, eyes half closed, right? Very aesthetically made. In Ajanta paintings you can also write about, if you look at women, all their headgears are different. It means the fashion was there, they were very fashion conscious. Every woman is shown with a different hairstyle. You can go and observe the Ajanta paintings now, right? So the idea of beauty was very different. Then you can show that okay, it tells us about the economy. वहाँ पे दिखाया गया है कि किंग इज सिटिंग और वहाँ पे ट्रेड चल रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कोर्ट रूम दिखाया गया है। उसमें नेचर और एस्थेटिक्स के बारे में भी दिखाया गया है कि भाई आप नेचर के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर्स दे हैव मेड, व्हाट टाइप ऑफ बर्ड्स दे हैव ड्रॉन ऑन द वॉल। तो इफ यू आर राइटिंग an answer on any type of painting, from ancient to modern, from cave painting to other murals, you can use the same headings and your description will change based on the painting, but you will know how to think. Okay, so this entire process, this entire lecture was to tell you how to think about the questions, how to interpret the questions and write an answer, क्योंकि ingredient तो already synopsis में है। Still if you have any query, feel free to speak with your mentors, ठीक है, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। And you will be getting your checked answer sheets within 48 to 72 hours after you have written the answers, so that you can prepare for the next test. You can learn from your mistakes, and the entire aim of this process, विक्रांत का पूरा aim ये है साहब कि आपकी रैंक आए, you get a very good rank, ठीक है। तो the evaluation will be a little harsh, ठीक है, क्योंकि हम अब आपके अपीजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप कहीं कह रहे हैं सर इसमें तो मुझे 4.5 मिल सकते थे, आपने तो 3.5 ही दिए हैं। वो आप नहीं डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इफ़ यू आर स्कोरिंग 80 to 85 in our test, in the actual test you score 95 to 100. That's what we want. That's why we'll keep fine tuning you. So our checking will be a little harsh, it will be real, so don't feel bad about it कि अरे सर ने तो ऐसा बोल दिया, डांट दिया हमको, आपके बेहतरी के लिए है। And I hope कि all the students who are writing answers in Vikrant, they get a very good rank. So I'll see you in the next lecture. Take care, have a nice day, bye bye.